हेलो बेटा, कैसे हाल है? तो जेई मेन 2025 का वन शॉट रिवीजन। आज कहानी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट की कहानी को स्टार्ट करने से पहले एक दो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट का ये वीडियो देखने से पहले एसएचएम का जो हमारा वीडियो है वन शॉट रिवीजन का ही देख लेना। वन शॉट रिवीजन का जो हमारा एसएचएम का वीडियो है उससे गो थ्रू हो लेना एक बार, क्योंकि उसमें फेजर डायग्राम वगैरह बताए गए हैं। ठीक है। तो फेजर डायग्राम की कहानी वहाँ से एसएचएम से हम समझ सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। और ये बात मैंने एसएचएम के वीडियो में भी बताई थी कि जो फेजर डायग्राम है वो अपने आप में कॉमन कॉन्सेप्ट है। वो वेव्स में काम आता है, वेव ऑप्टिक्स में काम आता है, एसएचएम में भी काम आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी काम आता है। तो फेजर डायग्राम की क्या कहानी है, कैसे उसमें से फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, वो कहानी अपने को वहाँ से समझ में आ सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एसएचएम की वीडियो को एक बार देख लेना, जिससे फेजर डायग्राम की कहानी वहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट पर डिस्कस करने से पहले बेसिक करंट पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बेसिक करंट की अगर बात करें तो हम दो तरह के करंट को जानते हैं। दो तरह का करंट कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट और दूसरा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। डायरेक्ट करंट की अगर अपन बात करें तो एक ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में चेंज नहीं होता। किसी भी सेल या बैटरी से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्ट करंट होता है। तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही फिक्स रहते हैं उसको हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो दोनों ही चीजें फिक्स नहीं होती हैं, मतलब दोनों ही टाइम के साथ में चेंज होते हैं। सो ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं है, डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है। एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में डायरेक्शन का रिपीटेशन होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पर ग्राफ से हमने शो किया हुआ है। यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ दोनों लेकर के चल सकते हैं। जैसा बिहेवियर करंट का होता है उसी तरीके का बिहेवियर ईएमएफ का भी होता है। तो हमने जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ हम एसएचएम में भी लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एसएचएम वाला जो वीडियो उसको एक बार देख लेना, क्योंकि इक्वेशन की यहाँ पर बात आएगी। उसी तरीके की इक्वेशन एसएचएम में भी काम में लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये पूरा अपने आप में एक साइकिल है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद में वही चीज वापस से यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। हाफ साइकिल के बाद में डायरेक्शन अपोजिट हुआ, फिर हाफ साइकिल के बाद में डायरेक्शन अपोजिट हुआ। कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, कोई डेफिनेट मैग्नीट्यूड नहीं है, पीरियडिकली चेंज होना है। ये बात यहाँ पर मेंशन भी है, दिस करंट डज नॉट फ्लो इन द डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है। द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज डज नॉट रिमेन कांस्टेंट बट चेंजेस पीरियडिकली विद द टाइम। टाइम के साथ में पीरियडिकली चेंज होना है। ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है और जूल्स लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की छोटी सी एक बेसिक कहानी। थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ का इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये हमने ग्राफ बना लिया। सपोज ये ऊपर वाला ग्राफ हमारा ईएमएफ का है, नीचे वाला ग्राफ हमने करंट के लिए ड्रॉ कर लिया। इक्वेशन की बात करें तो ये आ गया वैसे ही इक्वेशन जैसे हम एसएचएम में पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो अब मैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की अगर बात कर रहा हूं तो E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, करंट के लिए I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन में साइन की जगह कोस भी हो सकता था, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था। सो ये इक्वेशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी भी हो सकते थे, प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी ये भी हो सकता था। ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव भी हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। मैं E इक्वल्स टू प्लस माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव ये भी ले सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह से मैं करंट के इक्वेशन के लिए बात करता हूँ। ये कहानी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एसएचएम की कहानी थी। ओमेगा जो है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एन, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन टी होगा टाइम पीरियड, तो 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जनरल वे में हम ये इक्वेशंस लेकर के चलते हैं। ठीक है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एक होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक होती है पीक वैल्यू, एक होती है मीन या एवरेज वैल्यू और एक होती है आरएमएस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब होगा किसी भी इंस्टेंट, मतलब किसी भी टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा। ठीक है। तो यहां पर मैं टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा, करंट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये करंट के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये हमारे पास में करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। टाइम के साथ में ये वैल्यू चेंज होती रहेगी, जिस भी टाइम पर मुझे वैल्यू चाहिए उस टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, करंट की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ये तो हुई इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू। ठीक है। जैसे एसएचएम में हम इसको कहते थे एम्पलीट्यूड, अगर याद हो तो ये है करंट का पीक वैल्यू। सो पीक वैल्यू का मतलब हो गया कि करंट की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, उस मैक्सिमम वैल्यू को ही हम पीक वैल्यू कहेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें तो पीक वैल्यू और मीन वैल्यू पर बात भी हो रही है। पीक वैल्यू के लिए हमने लिख दिया पॉजिटिव और नेगेटिव में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की, उसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं। मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू का मतलब क्या है? एक पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे ये पूरा साइकिल है, सपोज ये आई और टी का ग्राफ है, यहाँ पर टी की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पर t/4 है, यहाँ पर t/2 है, यहाँ पर 3t/4 है और यहाँ पर वैल्यू t आ गई। अब पूरे साइकिल के लिए अगर मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसके लिए मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखूंगा I0 sin ओमेगा t dt, इंटीग्रेशन करूंगा 0 से t तक की लिमिट और कैपिटल T से डिवाइड कर दूंगा, ये मेरे पास में करंट का एवरेज वैल्यू आ जाएगा पूरे साइकिल के लिए अगर बात करूं तो। सो आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I0 sin ओमेगा t dt, 0 से t का लिमिट लगा, अपॉन में t आ गया, यहां से करंट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। और वैसे भी सिंपल कॉमन सेंस से अगर हम बात करें तो पूरे साइकिल के लिए एवरेज 0 आएगा, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो ये वो कहानी इस पॉजिटिव की है, वैसी ही कहानी यहाँ पर नेगेटिव की है। तो पूरे साइकिल के लिए अगर बात करेंगे तो एवरेज विल बी 0। हाफ साइकिल के लिए अगर बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर बात करें तो एवरेज वैल्यू आएगी 2I0 अपॉन पाई। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करें तो -2I0 अपॉन पाई। ये याद रखना, पूरे साइकिल के लिए अगर बात की जाएगी तो एवरेज वैल्यू 0 है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू 2I0 अपॉन पाई है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए अगर बात करेंगे तो -2I0 अपॉन पाई है। ठीक है, ये हुई एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू की कहानी। ये कैलकुलेट करने का तरीका जो मैंने यहाँ पर लिखा, तो वैल्यू 0 आती है पूरे साइकिल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखें, बाद में आरएमएस वैल्यू पर भी बात करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो बना हुआ है। द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एसी सर्किट इज गिवन बाई, एक ऑल्टरनेटिंग सर्किट में अगर बात करें तो करंट की वैल्यू ये दी हुई है। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, मतलब मुझे करंट की वैल्यू 0 से लेकर के और करंट की पीक वैल्यू तक पहुंचना है, तो 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ग्राफ से अगर मैं देखूं तो 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो t/4 है, इतना टाइम लगता है 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने में। तो मुझे t/4 कैलकुलेट करना है। t का मतलब हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहां से मिलेगा? इस इक्वेशन को अगर मैं I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t से कंपेयर कर लूं तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू हो गई है 120 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो t इक्वल्स टू 2 अपॉन 120, दैट इज 1 अपॉन 60। ये मेरे पास में टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है t/4, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1/60, 1 अपॉन 240 आ गया। ठीक है, 1 अपॉन 240 सेकेंड, 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने का टाइम। कहानी समझ में आई? 0 से पीक वैल्यू तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? t/4। t मैंने कैलकुलेट कर लिया ओमेगा से, t/4 कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू पर बात करते हैं। आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म जानते होंगे। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि पहले स्क्वायर कर लो, फिर उसके बाद में मीन ले लो, फिर उसके बाद में रूट ले लेना। यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ भी है ईएमएफ और करंट दोनों के लिए। अच्छा, जो जिस तरीके की कहानी मैं करंट के लिए लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके की कहानी ईएमएफ के लिए भी चलती है। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैंने करंट का स्क्वायर किया, बार का मतलब हुआ एवरेज और पावर हाफ का मतलब हो गया उसका रूट ले लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं करंट का इक्वेशन I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t लेकर के चल रहा हूं, तो आरएमएस कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। फिर मैं उसका मीन लेने के लिए इंटीग्रेशन करके 0 से t की लिमिट लगाऊंगा, t से डिवाइड कर दूंगा, ये मीन आ गया, और फिर मैं इसके पावर हाफ कर दूंगा। इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा तो आरएमएस वैल्यू मेरे पास आएगी। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू मेरे पास में I0 अपॉन √2 आ जाती है। आरएमएस वैल्यू I0 अपॉन √2 आ जाती है। तो इसको सॉल्व करने के बाद में रिजल्ट I0 अपॉन √2 आएगा। ये आरएमएस वैल्यू होगी। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इन जनरल आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू का अपॉन में √2 टाइम। इन जनरल का मतलब मैं ये समझूं कि हमेशा ब्लाइंडली मैं ये नहीं कह दूंगा कि IRMS इक्वल टू I0 अपॉन √2 होगा। इक्वेशन को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। आगे एक एग्जांपल आएगा, उस एग्जांपल में ये बात क्लियर हो जाएगी
कि हमेशा आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट टू नहीं होगा। हाँ, अगर इक्वेशन जिस तरह का हम लिख रहे हैं, जैसे आई नोट साइन ओमेगा टी, साइन की जगह यहाँ पर कोस हो, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अगर इसी पैटर्न के इक्वेशन मुझे मिल रहे हैं तब तो आर एम एस वैल्यू आई नोट अपॉन रूट टू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमेशा ये हो ये जरूरी नहीं है। देखेंगे आगे एग्जाम्पल में किस तरह से आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों की बात हो रही है। द डायरेक्ट करंट ऑफ 4 एम्पियर एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू 4 एम्पियर। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू मुझे दी हुई है 4 एम्पियर, ठीक है। फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम एंड 4 ओम। एक 3 ओम एंड 2 ओम, सॉरी। एक काम करते हैं, ये कहानी एसी की हो जाएगी और ये कहानी डीसी की हो जाएगी। डीसी की अगर बात करें तो करंट की वैल्यू, डायरेक्ट करंट 4 एम्पियर, ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू, ये भी वैल्यू 4 एम्पियर है, ठीक है। डीसी के लिए अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 3 ओम है, और एसी के लिए अगर बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द टू रेजिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल, यहाँ हीट प्रोड्यूस हुई H1 मान लेते हैं और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई H2 मान लेते हैं। दोनों केसेस में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उनका रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। एसी की पीक वैल्यू मेरे को दी हुई है। अच्छा, डीसी के केस में टी टाइम के लिए अगर हम बात करें तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आई स्क्वायर आर टी। ध्यान रखना इस बात का कि अगर एसी के केस में मैं हीट का फॉर्मूला लिखूंगा तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी लेता हूं। यहां पर आर एम एस वैल्यू लिखी जाती है, फॉर्मूला सेम। तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपने को ये बात सीखने को मिल रही है कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए बात की जा रही है तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू लिखनी है आई स्क्वायर में, आई आरएमएस का स्क्वायर करूंगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर H1 और H2 का रेशियो लेता हूं तो ये आएगा आई स्क्वायर, यहाँ रेजिस्टेंस हो गया R1 और यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया R2, ये R1 और R2 मान लेते हैं, तो R1T अपॉन आई आरएमएस स्क्वायर R2 इंटू टी, ठीक बात है। टी से टी कैंसिल हो गया। आई स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो 16 आ गया। आई आर एम एस, ये आई नोट है मेरे पास में 4, तो आई आर एम एस आ जाएगा 4 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में यहां पर R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, वो अपना आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, बेसिक कहानी समझ लो। अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में हीट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर टी है, उसमें ध्यान रखना आई आर एम एस लेना है, मतलब आर एम एस वैल्यू लेकर के उसका स्क्वायर करना है। फिर मैं दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लूंगा, कैलकुलेट करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें वो कहानी आगे जो आर एम एस से रिलेटेड हम बात कर रहे थे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर मैं बात करता हूं। द ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई आई इक्वल्स टू दिस, गिवन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट इज। इस इक्वेशन को बेटा अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर प्लस में 10 है। एक बार के लिए सोचो कि अगर ये वैल्यू नहीं होती, केवल इतना इक्वेशन होता, तो ये इक्वेशन वैसे ही हो जाता हमारा आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी टाइप का। तो सिंपल हम कह देते भाई आई नोट की वैल्यू ये हो गई है और इसमें आई नोट अपॉन रूट 2 कर दो और आई आर एम एस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस में 10 है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो उस कंडीशन में आई आर एम एस इक्वल टू आई नोट अपॉन रूट 2 नहीं लिखना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें आई नोट की वैल्यू रूट 42 नहीं होगी। अगर मैं तुमसे आई नोट की वैल्यू पूछूं, हालांकि इसमें आर एम एस पूछा है, बट एक क्वेश्चन में मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं इसमें कि अगर मैं आई नोट की वैल्यू पूछता हूं तो आई नोट कितना आएगा। आई नोट का मतलब हो गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको 1 कर दो, इसको 1 करेंगे तो रूट 42 यहाँ पर आ गया, प्लस में 10 है। तो यहां अगर मैं आई नोट कैलकुलेट करूंगा तो रूट 42 प्लस 10 सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग इसमें मिस्टेक क्या करेंगे, सर आई नोट की वैल्यू तो देखो हमारे पास आई गई है और आई नोट की वैल्यू आ गई तो अब आई नोट अपॉन रूट 2 कर दो। नहीं बेटा, यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इस तरीके का इक्वेशन है जिसमें साइन या कोस वाली टर्म के साथ में प्लस में कॉन्स्टेंट में भी कुछ लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में जब अपन उसका आरएमएस कैलकुलेट करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन करने के बाद में ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है, ऐसे में हमें आई नोट अपॉन रूट 2 नहीं लिखना है। फिर क्या करना है, आरएमएस कैलकुलेट करने का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करो। मतलब पहले इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करने के लिए रूट 42 साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस में 10
और इसका स्क्वायर किया, फिर इंटीग्रेशन करके ये dt लगाया, 0 से t की लिमिट लगाई, कैपिटल T नीचे आ गया, ठीक है, और फिर इसकी पावर हाफ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में IRMS की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर हो रही है? तो हमने इसका स्क्वायर किया, फिर इसका मीन लिया, फिर इसका रूट लिया, यहां से RMS वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी वो चीज। अगर मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt ये इंटीग्रेशन कर रहा हूं, 0 से t की लिमिट ले रहा हूं, तो इसका रिजल्ट t/2 आता है। डायरेक्टली याद रख लेना, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर बनेगा। तो जहां आपको ये इंटीग्रेशन करना है रिजल्ट t/2 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं साइन ओमेगा टी dt ले रहा हूं और 0 से t की लिमिट है तो रिजल्ट 0 आएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कैलकुलेशन में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर भी चलता, मतलब यहाँ पर कोस स्क्वायर ओमेगा टी dt होता तो भी यही कहानी होती। इंटीग्रेशन करके ये लिमिट लगाएंगे तो t/2 आएगा। अगर स्क्वायर नहीं होगा और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट तुम्हारे डायरेक्ट काम आएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, RMS वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू में ये समझाना चाह रहा था कि ब्लाइंडली मुझे कहीं पर भी IRMS = I0/√2 नहीं लिख देना है। हाँ, इक्वेशन अगर I0 sin ओमेगा टी है, cos ओमेगा टी टाइप की है, प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मैं IRMS = ये लिख सकता हूं। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन में पूरा सॉल्व करके निकालना है और ये रिजल्ट दिमाग में रखने हैं। बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, एक वैरायटी और है, उसका भी ध्यान रखना। क्वेश्चन में इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस तरह की सिचुएशन SHM में बन चुकी है। AC करंट इज गिवन बाय I = I1 sin ओमेगा टी I2 cos ओमेगा टी, ऐसे SHM में भी इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो यहां पर पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अगर I = I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी इस तरह की सिचुएशन है, तो इसमें I0 = I1² प्लस I2² अंडर द रूट, यहां से पीक वैल्यू कैलकुलेट होती है। और फिर इसमें अगर RMS कैलकुलेट करना है तो I0/√2। तो पहले तो मैं यहाँ पर I0 कैलकुलेट कर लूँ, वो ये आ गया। IRMS चाहिए तो ये आ जाएगा √I1² प्लस I2/√2, ठीक है। एक बात सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन में कब बोला कि IRMS कैलकुलेट करना है? यह लिखा हुआ है हॉट वायर अमीटर। ये जो हॉट वायर अमीटर होता है ना बेटा, ये हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू बताता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हॉट वायर अमीटर जो होता है वो करंट की RMS वैल्यू बताता है, और जो हॉट वायर वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज की RMS वैल्यू बताता है। तो इनडायरेक्टली वो हमसे पूछना चाहते हैं कि IRMS बताओ कितना। सो I0 मैंने ऐसे कैलकुलेट किया, यहां पर ये चीज एप्लीकेबल होगी। ध्यान रखना, ऐसे इक्वेशन में ये चीज एप्लीकेबल होगी। तो यहां अगर मैं RMS वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो जी आगे बढ़ते हैं। फेजर डायग्राम SHM में भी पढ़ते हैं। फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई वोल्टेज या EMF का इक्वेशन E0 sin ओमेगा टी है और I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2 है, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, तो यहां पर हमने ऐसे लिया था प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस कोस और माइनस कोस। बस उसके बेसिस पर बना लेंगे कि E अगर मैं इधर की तरफ ले लेता हूं क्योंकि प्लस साइन है, तो I के लिए अगर मैं बात करूं तो साइन है, प्लस का साइन है इधर लिया, बट माइनस का π/2 है तो इससे π/2 इधर की तरफ आ जाऊंगा, तो E0 इधर आ गया और I0 इधर आ गया। मतलब करंट वोल्टेज से π/2 पीछे हो गया। फेज डिफरेंस इज π/2। एक छोटी सी बात और याद रखना कि अगर EMF या वोल्टेज करंट से आगे है, EMF या वोल्टेज करंट से आगे है तो मुझे फेज डिफरेंस को पॉजिटिव कहना है, और अगर पीछे है तो मुझे फेज डिफरेंस को नेगेटिव कहना है। इस बात का ध्यान रखना। अगर वोल्टेज या EMF करंट से आगे है तो फेज डिफरेंस पॉजिटिव कहेंगे, और अगर उससे पीछे है तो फेज डिफरेंस को नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझसे कहा जाए कि फेज डिफरेंस कितना है π/2, प्लस का या माइनस का, तो वोल्टेज आगे है इसलिए π/2। वही कहानी यहां पर ड्रॉ की हुई, ठीक है। अब यहां तक जो बात हुई है वो ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड बात हुई है, बेसिक। मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या होगा, फेजर डायग्राम क्या बनेगा, फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, मीन वैल्यू, RMS वैल्यू, ये सारी चीजें डिस्कस हुई है। आगे अब जो कहानी आने वाली है
वो है ऑल्टरनेटिंग सर्किट से रिलेटेड कहानी, कि जब ऑल्टरनेटिंग सर्किट में अलग अलग एलिमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है तो क्या कहानी बनती है। ठीक है, उस कहानी को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स को यार एक बार समझ लेते हैं कि बेसिक टर्म्स क्या क्या है जो काम आएंगी। रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, ये तीन एलिमेंट है जो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में कनेक्ट किए जाएंगे। तीनों को हम जानते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, एक टर्म जो हमारे काम आएगी वो है रिएक्टेंस, जिसको हम कहते हैं एक्स। रिएक्टेंस में बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी और इंपीडेंस है जेड। ठीक है, ये कहानी बेसिकली है क्या, ऑल्टरनेटिंग सर्किट में हम बात करते हैं इंपीडेंस की, और इंपीडेंस में हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, और दूसरा है रिएक्टेंस की। ठीक है, और फिर रिएक्टेंस में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। ठीक है, इस कहानी को दिमाग में रख लेना है बेटा। सबसे पहली बात तो यह कि इंपीडेंस है क्या चीज। इंपीडेंस का मतलब हुआ कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्टेकल पैदा होता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग सर्किट में उस ऑब्स्टेकल का नाम रेजिस्टेंस ना रख करके इंपीडेंस रख दिया है। तो ऑल्टरनेटिंग सर्किट में करंट के फ्लो में जो कुछ भी ऑब्स्टेकल पैदा होता है उसका नाम इंपीडेंस है। अब कंडीशनली इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने सर्किट में केवल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो मैं उस इंपीडेंस को रेजिस्टेंस भी कह सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने सर्किट में एल को या सी को कनेक्ट किया है, इस बात को ध्यान से समझना, एल या सी को कनेक्ट किया है या इन दोनों को कनेक्ट किया है, तो फिर मैं उस इंपीडेंस को रिएक्टेंस कह सकता हूं। तो रिएक्टेंस सुनते ही हमारे दिमाग में एल और सी आना चाहिए। तो रिएक्टेंस का मतलब या तो सर्किट में एल है या फिर सी है या फिर दोनों है। उसमें अगर एल को कनेक्ट किया है तो उस रिएक्टेंस का नाम हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हमने यहां पर एक्सएल लिखा, और अगर कैपेसिटर को कनेक्ट किया है तो उसका नाम हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हमने एक्ससी लिखा। इन जनरल रिएक्टेंस को कहते हैं एक्स, रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर, और इंपीडेंस को कहते हैं जेड। बात क्लियर हुई। तो ये तीन कंपोनेंट या एलिमेंट्स है जो सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं। रिएक्टेंस, इसके दो पार्ट इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंपीडेंस। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म्स हैं जो हमारे ऑल्टरनेटिंग सर्किट में काम आती है। बात करते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। ठीक है, कि सर्किट में अगर मैं केवल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करता हूं तो क्या कहानी होगी। बहुत सिंपल केस है, ये मैंने एसी सोर्स लगाया जिसका वोल्टेज E = E0 sin ωt है। मतलब मेरे पास में वोल्टेज का इक्वेशन होगा, मुझे करंट का इक्वेशन बनाना पड़ेगा किसी भी केस में। तो E = E0 sin ωt है, रेजिस्टेंस R को कनेक्ट कर दिया। अब किसी भी इंस्टेंट पर यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस वोल्टेज के बराबर होगा। तो मैंने वोल्टेज लिखा, सॉरी करंट लिखा I = E/R, E को लिखा E0 sin ωt, करंट का इक्वेशन बन गया, ये P की वैल्यू आ गई जिसको मैंने I0 लिख दिया। तो इस केस में I0 = E0/R हो गया। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में अगर बात करें तो I0 = E0/R हो गया है। ठीक है, और इक्वेशन हो गया I = I0 sin ωt, E की अगर बात करें तो E0 sin ωt। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं देखूं तो दोनों में प्लस साइन ωt है। इसका मतलब इनके बीच का जो फेज डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा। ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो E के लिए ऐसा बना तो I के लिए भी ग्राफ ऐसा बना। सेम फेज का मतलब हुआ कि एक मिनिमम है तो दूसरा ही मिनिमम है। जब एक पॉजिटिव में मैक्सिमम पहुंचा तो दूसरा ही पॉजिटिव मैक्सिमम पहुंच गया। जब एक नेगेटिव मैक्सिमम पहुंचा तो दूसरा भी नेगेटिव मैक्सिमम पहुंच गया। तो एक साथ चलने वाली जब बात है, जब एक साथ चलने वाली बात होगी तो उसको हम कहेंगे कि सेम फेज है। ठीक है, यहां हमने फेजर डायग्राम बनाया, एक इधर ड्रॉ किया तो दूसरा भी इधर ड्रॉ किया। टी टाइम में ये कितना घूमा ω t से, तो ये घूम करके यहां पहुंच गया, ये घूम करके यहां पहुंच गया। दोनों साथ साथ ऐसे चलेंगे, ये कुछ टाइम के बाद में दोनों ऐसे होंगे, तो ये दोनों साथ साथ सेम फेज में चलते रहेंगे। ठीक है, तो सेम फेज होगा मतलब फेज डिफरेंस 0 होगा रेजिस्टेंस के केस में, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V = वोल्टेज दिया हुआ है 220 sin 100 pi t वोल्ट इज अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव लोड, और ये वैल्यू हमें दी हुई है रेजिस्टेंस की। कितनी वैल्यू दी हुई है साहब, 50 ओम की वैल्यू दी हुई है। वोल्टेज का इक्वेशन V = 220 और sin 100 pi t, ये वोल्टेज दिया हुआ है।
द टाइम टेकन फ्रॉम द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू का मतलब हो गया आई नोट अपॉन टू टू द पीक वैल्यू, और पहुंचना कहां तक है, आई नोट तक, हाफ ऑफ द पीक वैल्यू से पीक वैल्यू तक पहुंचना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है, वोल्टेज हमारे पास में ये है, तो कितना टाइम लेगा, इक्वेशन लिखा मैंने आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, करंट का इक्वेशन में ये बोलूंगा क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब आई नोट इक्वल टू क्या आएगा, आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन आर, ई नोट की वैल्यू 220 अपॉन में आर की वैल्यू हो गई 50, ये कैंसिल हो गया 22 अपॉन 5, आई नोट की वैल्यू आ गई इतना एम्पियर, ठीक है। अब मैं लिखता हूं आई इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, राइट। पहले मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं आई नोट अपॉन 2, पहले मैं करंट की वैल्यू ले लेता हूं आई नोट अपॉन 2, तो मैं ये देख लेता हूं कि आई नोट अपॉन रूट 2 इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, यहां से टी की वैल्यू कितनी मिल रही है, पहले मैंने ये वैल्यू ली, पीक वैल्यू के लिए तो मुझे मालूम ही है कि टी इक्वल टू टी बाई 4 होगा, इसका मतलब करंट की ये जो वैल्यू है ये इस टाइम पर आएगी और जो पीक वैल्यू है टी बाई 4 पर आएगी, दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगा। मैंने कैलकुलेट किया कि 0 से आई नोट बाई 2 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, फिर आई नोट बाई 2 से आई नोट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। अब वो आई नोट बाई 2 से आई नोट तक का टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 0 से आई नोट तक का टाइम टी बाई 4 है, और 0 से आई नोट बाई 2 तक का टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो टी बाई 4 में से मैं उस टाइम को माइनस कर दूंगा, तो आई नोट बाई 2 से आई नोट तक का टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो टाइम कैलकुलेट करेगा और यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैपिटल टी की वैल्यू कहां से आएगी, ये रहा हमारे पास में ओमेगा, एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वहां से टी आ जाएगा, हमारे पास में जो टाइम आएगा वो कैपिटल टी की फॉर्म में आएगा, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है 100% तरीके से। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। अब कहानी है प्योर इंडक्टिव सर्किट की। इंडक्टिव सर्किट का मतलब हुआ कि मैंने सर्किट में एल को कनेक्ट कर दिया, पिछला जो केस मैंने लिया था मैंने सर्किट में रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, ठीक है। अब मैं सर्किट में इंडक्टेंस को कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब एल को कनेक्ट कर रहा हूं, मतलब मैंने एसी सोर्स से एक कॉइल को कनेक्ट कर दिया जिसका इंडक्टेंस एल है। ईएमआई में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं कि किसी भी कॉइल में से पास होने वाले करंट की वैल्यू अगर चेंज होगी तो उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आता है, फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो अपोज करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सोर्स है, सोर्स से जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होगा तो इसके लिए फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैं करंट का ये डायरेक्शन ले रहा हूं, मतलब इसको प्लस और माइनस ले रहा हूं किसी इंस्टेंट पर, अगर मैं बात करूं और पोलैरिटी ऐसे लेकर के चलूं कि ये प्लस है और ये माइनस है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें पोलैरिटी ये बनेगी कि ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि वो करंट को अपोज करेगा। और यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एल डी आई अपॉन डी टी होता है, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है कि सोर्स का जो ईएमएफ है वो इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें केवीएल लगा देता हूँ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ मतलब सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ, तो उसके बेसिस पर ये इक्वेशन मिलेगा। यहाँ से डी आई अपॉन डी टी कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन करके जब मैं करंट को कैलकुलेट करता हूँ फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास में ये आता है, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन है आई इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। करंट का फाइनल एक्सप्रेशन ये आया सॉल्व करने के बाद में। ये जो है ये करंट की पीक वैल्यू हो गई है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, इसको मैंने आई नॉट लिख दिया, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। ये मेरे पास में एल के केस में करंट का इक्वेशन आ गया माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी, ठीक है। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये जो कोस ओमेगा टी है इसको मैंने साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिखा, सॉल्व करूंगा तो वापस ये चीज आ जाएगी। क्या रीजन है कि मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, इसको लिखने का रीजन ये है कि मैं वोल्टेज और करंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वेशन से भी निकाल सकता हूं, फेजर डायग्राम से तो निकल ही जाएगा, इक्वेशन से भी निकाल सकता हूं। सो अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूंगा तो ईएमएफ के इक्वेशन में तो साइन ओमेगा टी हो गया और करंट के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया। सो अगर मैं देखूं तो यहां पर फेज है ओमेगा टी और यहां पर फेज हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, मतलब करंट ईएमएफ या वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे हो गया, फेज डिफरेंस ये आ गया। वैसे मैं इसके बेसिस पर भी देख सकता हूं,
वोल्टेज या ईएमएफ के लिए अगर बात करूं तो साइन ओमेगा टी है, उसको मैंने इधर की तरफ लिया। करंट के लिए बात करूं तो माइनस कोस ओमेगा टी। अब हमने डिस्कस क्या किया था फेजर में, प्लस साइन प्लस कोस माइनस कोस। तो माइनस का कोस आ रहा है, इसका मतलब मैं करंट को इस डायरेक्शन में लूंगा, वोल्टेज इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, π/2 का फेज डिफरेंस आ गया और करंट वोल्टेज से पीछे। ये वही कहानी जो हम एसएचएम में डिस्कस करते हैं फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस में, उसके बेसिस पर लिया। तो करंट वोल्टेज से π/2 पीछे हो गया। अच्छा, फेज डिफरेंस से टाइम डिफरेंस भी कैलकुलेट होता है, डेल्टा फाई अपॉन 2π इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी। ये फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में रिलेशन है। फेज डिफरेंस मेरे पास में π/2 है, तो π/2 साथ में आ गया 2π, दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो t/4 आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर फेज डिफरेंस π/2 का आ रहा है तो इनके बीच में मैं टाइम डिफरेंस t/4 का कह सकता हूं, और करंट पीछे है। तो ये वाली चीज मुझे यहाँ ग्राफ में दिखाई देगी कि अगर मैं वोल्टेज या ईएमएफ के लिए ग्राफ बना रहा हूं, क्योंकि साइन ओमेगा टी है तो ये वाला ग्राफ बना। करंट के लिए अगर बात करूंगा तो π/2 फेज से पीछे है। π/2 पीछे होने का मतलब टाइम के हिसाब से बात करूं तो t/4 पीछे है। t/4 अगर पीछे होगी तो वोल्टेज यहां से स्टार्ट हुआ, करंट t/4 टाइम बाद यहां से स्टार्ट होगी, इसलिए करंट का कर्व ये बनेगा। ठीक है, तो ये वोल्टेज के लिए हो गया, ये करंट के लिए हो गया, और ये हमने फेजर डायग्राम ले लिया। आगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, सर्किट से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब जब सर्किट में हमने एल को कनेक्ट किया हुआ है। इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस का मतलब है जब सर्किट में एल या सी को मैं कनेक्ट करूंगा तो करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्टेकल पैदा होगा उसको मैं रिएक्टेंस कहता हूं। ठीक है, एल को कनेक्ट कर रहा हूं तो उस कंडीशन में मैं नाम रख दूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज ड्यू टू प्योर इंडक्टर, इसका मतलब सर्किट में केवल एल को कनेक्ट किया हुआ है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है। डिनोट करते हैं एक्सएल से, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल एंड दैट इज इक्वल्स टू 2πNL वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो एक्सप्रेशन से अगर देखूं तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा को 2πN लिखूंगा, यहां से चेक करता हूं तो एक्सएल प्रोपोर्शनल टू n हो गया और एक्सएल प्रोपोर्शनल टू l हो गया। अब एक्सएल और n के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सएल और n का फ्रीक्वेंसी के साथ में उसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इक्वेशन ऑफ ए करंट इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में अगर बात करें तो करंट का इक्वेशन ये दिया हुआ है 5 sin ब्रैकेट में 49πt माइनस 30 डिग्री इफ द इंडक्टेंस इज 30 मिली हेनरी। इसका मतलब एल की वैल्यू 30 मिली हेनरी है, दैट इज 30 इंटू 10⁻³ हेनरी। देन द इक्वेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। ध्यान से अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो दो इंफॉर्मेशन है, एक तो मेरे पास में करंट का इक्वेशन है दैट इज I इक्वल्स टू 5 sin 49πt माइनस 30 डिग्री। ठीक है, और L की वैल्यू है मेरे पास में 30 मिली हेनरी। राइट, अब बेटा किस तरह से सॉल्व होगा? वोल्टेज का इक्वेशन बनाना है। वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में करंट की पीक वैल्यू तो ये आ गई है। ठीक है, वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या होगी? I0 XL। ठीक है, क्योंकि I0 इक्वल्स टू V0 अपॉन ओमेगा एल, दैट इज V0 अपॉन XL। तो यहां से मैं V0 कैलकुलेट कर सकता हूं। I0 की वैल्यू मेरे पास में 5 हो गई। XL की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ओमेगा, ओमेगा का मतलब हो गया 2πN, N का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास में डायरेक्ट ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू 49π है, तो मैंने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दिया 49π इंटू में एल। एल की वैल्यू हो गई है 30 इंटू 10⁻³ इसको रख देंगे तो V0 कैलकुलेट हो जाएगा। V का इक्वेशन अगर चाहिए तो V इक्वल्स टू V0 जो भी आया। अब इंडक्टर का केस है, मतलब सर्किट में मैंने L को कनेक्ट किया हुआ है तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होगा। ठीक है, यहां V0 की वैल्यू आएगी और साइन ओमेगा हो गया 49πt आ गया। फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो इससे 90 डिग्री आगे, तो प्लस में 90 डिग्री करूंगा तो यहाँ पर प्लस में 60 डिग्री आ जाएगा। चेक करके देख लेना, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री है।
एंड वोल्टेज इज अहेड ऑफ द करंट बाय 90 डिग्री। ठीक है, वी नोट की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर लूंगा, फाइनली मेरे पास में वोल्टेज का इक्वेशन आ जाएगा। कहानी क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एज शोन इन द फिगर एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, ये मुझे अगेन एल की वैल्यू दे दी है 200 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 220 वोल्ट। ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सोर्स की वोल्टेज अगर मुझे दी गई है तो इसका मतलब वो हमेशा आरएमएस वैल्यू दी गई है। तो वी आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट हो गया, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स इज 0 वोल्ट व्हेन द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज, instantaneous voltage of the source is 0 volt when the peak value of the current is। करंट का पीक वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर इससे कंपेयर करके मुझे ए की वैल्यू चाहिए कि ए की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो एल दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, आई नोट चाहिए। अगेन वही फॉर्मूला कि आई नोट इक्वल्स टू वी नोट अपॉन एक्सएल। वी नोट का मतलब हो गया है वी आर एम एस रूट टू, अपॉन में एक्सएल का मतलब हो गया है ओमेगा एल, दैट इज वी आर एम एस रूट टू अपॉन ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई एफ और इनटू में आ गया एल। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास। वी आर एम एस की वैल्यू 220 आ जाएगी, एफ की वैल्यू 50 आ जाएगी, और एल की वैल्यू 200 मिली हेनरी है, हेनरी में चेंज कर ही देंगे, 200 इंटू 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो यहां से सोल्व करेंगे, आई नोट की वैल्यू आएगी, उसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी कंपेयर करने के बाद। तो यहां पर पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोल्व करेंगे, कहानी समझ में आ गई किस तरह से होगा सोल्व। तीसरा केस लेकर के चलते हैं, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब मैंने सर्किट में केवल कैपेसिटेंस को कनेक्ट किया है, कैपेसिटेंस सी है, एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है। सोर्स का वोल्टेज वही V इक्वल्स टू वी नोट या E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी लेकर के चल रहा हूँ। चार्ज की बात करूंगा कैपेसिटर पर तो Q इक्वल्स टू CV, V का मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल्स टू E। E की वैल्यू ई नोट साइन ओमेगा टी आ गई, Q का इक्वेशन T की फॉर्म में आ गया, I का इक्वेशन चाहिए तो dQ अपॉन dt, T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, C ई नोट आया, साइन का डिफरेंशिएशन कोस आया, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आया। ध्यान से देखो तो ये ई नोट ओमेगा C ये आई नोट है, तो आई नोट इक्वल्स टू ई नोट ओमेगा C, जिसको मैं लिख सकता हूं आई नोट इक्वल्स टू ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C दैट इज इक्वल्स टू ई नोट अपॉन XC, वेयर XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। और इसका नाम हो गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस जब L की बात की थी, इसका नाम हो गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, I इक्वल्स टू ये आ गया, ये आई नोट हो गया, इक्वेशन ये बन गया। E का इक्वेशन है जिसमें साइन ओमेगा टी है, I का इक्वेशन जिसमें कॉस ओमेगा टी है। फेजर डायग्राम अगर मैं बना करके देखूंगा तो E को अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगा तो cos की वजह से I को मैं इधर ड्रॉ करूंगा, फेज डिफरेंस अगेन π/2 आएगा, बट इसमें करंट वोल्टेज से आगे होगा। सो यहाँ अगर मैं फेज डिफरेंस लिखूंगा तो माइनस का π/2 लिखूंगा, डिफरेंस समझ लेना। इंडक्टर के केस में अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज करंट से π/2 आगे था, कैपेसिटर के केस में अगर मैं बात करूं तो वोल्टेज करंट से π/2 पीछे है। ये फेजर डायग्राम बनाया हुआ है, वही फेज डिफरेंस से मैं टाइम डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा। वोल्टेज यहां से स्टार्ट किया, T/4 का टाइम डिफरेंस आएगा तो करंट को मैं इससे T/4 पहले स्टार्ट कर दूंगा, तो ये इस तरीके का कर्व बन जाएगा। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिस्कस तो मैंने यहाँ किया भी है। इट इज ड्यू टू प्योर कैपेसिटर, केवल सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है तो नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, XC है 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की जगह 2πn, फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ से XC और N का रिलेशन आ गया, XC प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन N, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। XC और N का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो हाइपरबोला, ये हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C भी है। अब XC और N का ग्राफ हाइपरबोला है, XC और 1 अपॉन N का ग्राफ लूंगा तो ये मेरे लिए x हो गया, ये मेरे लिए y हो गया, तो y प्रोपोर्शनल टू x बनेगा। तो XC और 1 अपॉन n का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस छोटी सी बात का ध्यान रखना, अगर n के साथ ग्राफ बना रहा हूं तो हाइपरबोला, 1 अपॉन n के साथ बना रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन, और 1 अपॉन XC का n के साथ बना दूं तो स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये हुआ कि XC या n में से किसी को भी 1 के अपॉन में ले लूं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा।
यहाँ 1/n किया है, यहाँ पर 1/xc किया है। xc और n का हाइपरबोला है, xc और 1/n का स्ट्रेट लाइन, 1/xc और n का भी स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब ये सारे रिएक्टेंसेस के बाद में बात आ जाती है इंपीडेंस की। इंपीडेंस जैसे हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी कि इंपीडेंस का मतलब हुआ कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट में करंट के फ्लो के लिए जो भी ऑब्स्टेकल पैदा होगा उसको हम इंपीडेंस कहेंगे, ठीक है। व्हेन बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टिव कंपोनेंट्स are present in the circuit, they all jointly obstruct the flow of current. This obstruction is called impedance. Impedance को Z से डिनोट किया, वोल्टेज अपॉन करंट, RMS लेंगे तो RMS लेंगे, पीक लेंगे तो पीक लेंगे, यहां से हम इंपीडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात की कि सर्किट में R कनेक्ट किया, L कनेक्ट किया, C कनेक्ट किया। अब बात करते हैं LCR सर्किट की, जिसमें हमने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो L, C और R तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, वोल्टेज हमारे पास ये है, ठीक है। ये वाला जो केस हमारा है ये फेजर डायग्राम से सॉल्व होगा। कैसे? पहले रेजिस्टेंस के लिए बात करें, वोल्टेज VR, तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में बना दिए। रेजिस्टेंस का केस यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो उसके केस में I और VR सेम डायरेक्शन में हो गए। VL की अगर बात करें तो VL करंट से π/2 आगे इधर की तरफ बना दिया, और VC की अगर बात करें तो करंट से π/2 पीछे नीचे की तरफ बना दिया। VR इधर, VL इधर, VC इधर। इन तीनों वोल्टेज का जो रिजल्ट आएगा वो हमारे सोर्स की वोल्टेज होगी। रिजल्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? VL और VC का रिजल्ट लेते हैं, एज्यूम करके चल रहे हैं कि VL ग्रेटर देन VC है, ये मान करके चल रहे हैं। सो VL ग्रेटर देन VC हुआ तो रिजल्ट VL माइनस VC इस डायरेक्शन में, VR इस डायरेक्शन में। वेक्टर से अगर मैं सोल्व करूंगा तो रिजल्ट इस डायरेक्शन में। इस मैग्नीट्यूड की अगर बात करूंगा तो ये VR है, ये VL माइनस VC है। पाइथागोरस अगर लगाऊंगा तो E स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR को IR, VL को IXL, VC को IXC लिखा। I स्क्वायर को कॉमन लिया, दोनों साइड से कैंसिल किया, ये Z स्क्वायर R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z इक्वल टू ये आया, ये हमारे पास में इंपीडेंस का फॉर्मूला बना, ठीक है। अब इसमें XL को ओमेगा L और XC को 1/ωc, यहां से हमारे पास में ये इंपीडेंस का फाइनल फॉर्मूला। फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करना है तो VL ग्रेटर देन VC में देख रहा हूं कि वोल्टेज करंट से आगे चल रहा है। फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन VR, ये यहाँ लिखा, I की फॉर्म में लिखा, I को कॉमन लेकर के कैंसिल किया, XL माइनस XC अपॉन R, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में phi इक्वल टू ये आ गया। ये केस तब है जब हम VL ग्रेटर देन VC लेकर के चल रहे हैं। अब सोचो अगर VL लेस देन VC होता तो इनका रिजल्ट नीचे की तरफ आता और फाइनल रिजल्ट इधर आता, तो वोल्टेज करंट से पीछे हो जाता, ठीक है। सो अगर VL ग्रेटर देन VC है तो वोल्टेज करंट से आगे है, अगर VL लेस देन VC होगा तो वोल्टेज करंट से पीछे होगा, और अगर VL इक्वल्स टू VC है तो दोनों सेम फेज में होंगे, VL और VC आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, VL इक्वल्स टू VC अगर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब IXL इक्वल्स टू IXC, मतलब मैं XL इक्वल्स टू XC कह सकता हूं, ठीक है। मतलब मैं ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ωc कह सकता हूं। मैं इस केस को ओमेगा L ग्रेटर देन 1/ωc भी कह सकता हूं, ठीक है। सीरीज LCR सर्किट, इस पर थोड़ी सी, ये वो जो तीन केसेस पर अभी अपन ने बात की थी कि ओमेगा L ग्रेटर देन 1/ωc है तो tan phi विल बी पॉजिटिव, phi विल बी पॉजिटिव, वोल्टेज विल बी अहेड ऑफ करंट इन द सर्किट। ओमेगा लेस देन 1/ωc होगा तो ये नेगेटिव आएगा, ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ωc होगा तो tan phi विल बी इक्वल्स टू 0, phi इक्वल्स टू 0। इन दिस केस द वोल्टेज एंड द करंट both will be in the same phase. This is the state of resonance and the circuit is called resonant circuit. In this state the impedance of the circuit is minimum. Z minimum आएगा in the state of resonance and equal to R, और Z minimum की जो वैल्यू आएगी that will be equals to R. Circuit behaves like a circuit containing pure resistance. जब LCR सर्किट में स्टेट ऑफ रेजोनेंस आती है तो Z मिनिमम आता है और वो R के इक्वल आता है, तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह काम करने लग जाता है, ठीक है। रेजोनेंस सर्किट पर थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। LCR रेजोनेंट सर्किट, तो रेजोनेंट सर्किट में कंक्लूजन्स क्या क्या है वो देख लेना। XL इक्वल्स टू XC होगा, ओमेगा L इक्वल्स टू 1/ωc हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC
सी, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एल सी, यहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। काम का फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास में 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। वी एल और वी सी इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो गए, तो जो रिजल्ट है वो वी आर की तरफ आ गया, वी आर के इक्वल भी आ गया और वी आर के डायरेक्शन में, तो वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 आ गया। यहां तक की बात क्लियर हो गई 100% तरीके से। ठीक है, आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, ठीक है, इंडक्टर मतलब इंडक्टेंस दिया हुआ है, एल की वैल्यू दी हुई है। चलो जी नोट कर लेते हैं, एल की वैल्यू दी हुई है 0.5 मिली हेनरी, मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ हेनरी। आगे कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफेरेड, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 200 माइक्रोफेरेड, सो 200 इंटू 10⁻⁶ फेरेड, वेरी गुड। एंड रेजिस्टर ऑफ 2 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, एंड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट एसी सोर्स। VRMS की वैल्यू दी हुई है 220 वोल्ट, वेरी गुड। इफ द करंट is in phase with the EMF, this is the important information। करंट और EMF सेम फेज में है, इसका मतलब फाई की वैल्यू 0 है। फाई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ रेजोनेंस पर बात हो रही है, क्योंकि LCR सर्किट है और LCR सर्किट में अगर फाई की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब स्टेट ऑफ रेजोनेंस है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, तो AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी FR, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। अब ये क्वेश्चन से पिक करने वाली चीज है, हमने क्या पिक किया कि सर्किट में एल सी और आर तीनों कनेक्ट किए हुए हैं, करंट और वोल्टेज मतलब करंट और ईएमएफ सेम फेज में आ रहे हैं, सेम फेज में आ रहे हैं, इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है, और रेजोनेंस की कंडीशन है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। एल और सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, इन ऑप्शंस को इन ऑप्शंस के साथ में मैच करना है। ओमेगा एल ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर ऐसा होता है तो फाई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मतलब वोल्टेज करंट से आगे होता है। ऑप्शन चेक करते हैं क्या क्या है। करंट इज इन द फेज विद द ईएमएफ, नहीं है, करंट लैग्स बिहाइंड द अप्लाइड ईएमएफ, तो ईएमएफ करंट से आगे होगा, हमने भी ऐसा कहा, तो इसकी मैचिंग इसके साथ हो रही है। और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम करंट नहीं, करंट लीड द ईएमएफ नहीं, तो एक ही मैचिंग सेकंड के साथ में हो गई। बी में बात करें तो ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी, दिस इज द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो करंट इज इन द फेज, इसकी मैचिंग तो इसके साथ हुई। ये करंट इज इन द फेज विद द ईएमएफ, बात सही है। मैक्सिमम करंट अकर्स, अब ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी होगा, तो दिस इज द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस है तो जेड मिनिमम होगा, जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, बात तो ये भी सही है, तो इसकी मैचिंग इसके साथ भी हो तो रही है। ओमेगा एल लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, इस कंडीशन में वोल्टेज करंट से पीछे चलेगा, मतलब करंट वोल्टेज से आगे चलेगा, तो करंट लीड्स द ईएमएफ, ये मैचिंग यहां पर हुई। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो मैक्सिमम करंट अकर्स, ठीक है। अब ये जो मैचिंग है ये इसके साथ भी हो रही है, इसके साथ में भी हो रही है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास अभी, तो बी का फर्स्ट हो गया, ठीक है, बी का फर्स्ट ये भी हो गया, ये भी हो गया। सी की अगर बात करें तो फोर्थ है, सी की अगर बात करें तो फोर्थ है, ठीक है, बस हो गई यहाँ पर बात क्लियर। डी की मैचिंग थर्ड के साथ में कर दी, मतलब बी की थर्ड के साथ में मैचिंग नहीं की है, बी की फर्स्ट के साथ में मैचिंग कर दी, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे पास में आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। कहानी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। आई और एफ का ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। पहला है हाफ पावर पॉइंट्स या हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आई नोट और एफ का ग्राफ, मतलब आई नोट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरीके से मिलेगा। तो एफ आर पर मुझे आई नोट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, और जहां पर आई मैक्सिमम होगा वहां पर पावर भी मैक्सिमम आएगी, ठीक है। अब मैंने इस ग्राफ में दो पॉइंट मार्क किए ऐसे, ये पॉइंट मार्क किए जहां पर मुझे करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स मिली। समझना इस बात को ध्यान से, आई मैक्स अपॉन √2 मिला, करंट की वैल्यू मैक्सिमम की 1/√2 मिली, इसका मतलब जो पावर है वो हाफ मिलेगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। अगर मैं कहूँ कि यार मुझे P की वैल्यू हाफ करनी है तो मुझे I की वैल्यू को 1/√2 टाइम करना है। P की वैल्यू अगर हाफ करनी है तो P प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है, तो P अगर मुझे हाफ करना है तो I की वैल्यू को 1/√2 टाइम करना है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट्स पर जो करंट है वो 1/√2 टाइम है मैक्सिमम का,
इसका मतलब यहाँ पर जो पावर है वो मैक्सिमम पावर की हाफ है। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो फ्रीक्वेंसीज आती हैं F1 और F2, इनको हम कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। द फ्रीक्वेंसीज एट विच द पावर इन द सर्किट इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर। ठीक है, द करंट इन द सर्किट एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज 1/रूट और 70.7% ऑफ द मैक्सिमम करंट। 1/√2 टाइम, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, I इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। देयर आर टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। अच्छा, I0 और F का ग्राफ अगर ऐसा है तो Z और F का ग्राफ कैसा आएगा? अब I0 अगर मैक्सिमम है तो Z मिनिमम आएगा, I0 अगर डिक्रीज हो रहा है तो Z इंक्रीज हो रहा है। तो अगर I0 के लिए ग्राफ ऐसा आया तो Z0 के लिए ग्राफ उसका उल्टा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी FR पर अगर हम बात करेंगे तो Z की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, बैंड विड्थ क्या होता है? जो हमने हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज लिखी उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उस डिफरेंस को ही हम बैंड विड्थ कहते हैं। एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट के लिए बैंड विड्थ का फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं, 1/2 पाई R/L आता है बैंड विड्थ का फॉर्मूला। ठीक है, एक डेफिनेशन और है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली इस चीज को डिसाइड करता है कि हमने I0 और F का जो ग्राफ बनाया उसमें शार्पनेस कितनी आएगी। शार्पनेस का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा कि I0 और F का ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, एक केस में ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, तो इसमें शार्पनेस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। जहां पर शार्पनेस ज्यादा होती है वहां पर क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होता है, उसको हम क्यू फैक्टर भी कहते हैं। तो ज्यादा शार्पनेस का मतलब क्यू फैक्टर ज्यादा है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है 2 पाई इंटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डिसिपेशन पर साइकिल। ये बेसिक फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्यू फैक्टर के लिए होता है ओमेगा आर एल अपॉन आर और 1/ωRCR। एक्चुअल में क्यू होता है एक्सएल और एक्सी अपॉन में आर इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। हम ऐसा भी कह सकते हैं क्यू इक्वल्स टू VL और VC अपॉन में VR। इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस L या C पर जो वोल्टेज आता है उसको लो और रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आता है उसको लो, दोनों का जो रेशियो आता है उसको हम क्यू फैक्टर कहते हैं। तो क्यू फैक्टर यहां से कैलकुलेट किया, उसका फॉर्मूला ये भी बनता है, तो FR अपॉन डेल्टा F दैट इज आल्सो द फॉर्मूला क्यू फैक्टर। और एक फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद में 1/R√L/C भी आता है, ये फॉर्मूला और याद रखना है। ठीक है, ये क्यू फैक्टर की कहानी। क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। In a series LCR resonant circuit, the Q factor मतलब quality factor is measured as 100. तो Q factor मुझे दिया हुआ है 100, ठीक है। If the inductance is increased by 2-fold, मतलब L की वैल्यू को मैंने डबल कर दिया, and resistance is decreased by 2-fold, रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने हाफ कर दिया, then the quality factor after this change, अभी मैंने जो फॉर्मूला लिखा था उस पर बेस्ड है 1/R√L/C। ठीक है, यहां पर C की भी बात हो रही है। अब अगर मैं एक दूसरे इसी से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो मैं ये भी लिख सकता हूं यार, ωRL/R होता है। अगर C और R की बात होती तो मैं ωRL की जगह मतलब XL की जगह XC वाला लिख लेता, क्योंकि यहाँ पर L की बात हो रही है इसलिए मैंने XL को ले लिया। अब L की वैल्यू को डबल कर दिया और इसकी वैल्यू को हाफ कर दिया, तो इसको डबल करने का मतलब 2L हो गया, इसको हाफ करने का मतलब R/2 हो गया, तो ये तो 4 टाइम्स आ गया, तो Q फैक्टर 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ सर्किट एलिमेंट X when connected to an AC supply of peak voltage 100 volt gives a peak current of 5 एम्पियर। पीक वोल्टेज दिया हुआ है, पीक वोल्टेज मतलब V0 की वैल्यू दी हुई है 100 वोल्ट, तो पीक करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर विच इज इन द फेज विद द वोल्टेज। सेम फेज में, इसका मतलब X का नाम रेजिस्टेंस है। A second element Y when connected to the same AC supply also gives the same value of peak current। पीक करंट की वैल्यू इसमें भी 5 एम्पियर है सेकंड केस में, और वोल्टेज की वैल्यू तो 100 वोल्ट है ही, सेम वोल्टेज सप्लाई है। विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। अब सेकंड Y के लिए अगर मैं बात करूं, Y के केस में अगर मैं बात करूं तो करंट वोल्टेज से π/2 पीछे है। पीछे होने का मतलब Y का नाम हो गया है L, क्योंकि L के केस में ही करंट π/2 पीछे होता है वोल्टेज से। If X and Y are connected in series to the same supply, इसका मतलब मैंने सर्किट में R और L दोनों को सेम सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। What will be the RMS value of the current? अब RMS वैल्यू क्या होगी? ठीक है, V0 और I0 R के केस में दिया हुआ है, तो V0 अपॉन I0 करूंगा तो यहां से R कैलकुलेट हो जाएगा।
यहाँ पर वी नोट अपॉन आई नोट कैलकुलेट करूंगा तो यहाँ से एक्सएल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, आर और एक्सएल की वैल्यू मेरे पास में आ गई है। सप्लाई 100 वोल्ट की है, ठीक है, पीक वोल्टेज दिया हुआ है, तो वी नोट हमें दे रखा है, तो वी नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई। और व्हाट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब इस केस में अगर मैं आई आर एम एस कैलकुलेट करूंगा तो वी आर एम एस अपॉन जेड लिखूंगा, और वी आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस इक्वल टू आएगा वी नोट अपॉन रूट 2, और वी नोट की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ से वी आर एम एस कैलकुलेट हो जाएगा। और जेड कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में फॉर्मूला रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सई का होल स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला। एक्सई नहीं है तो जेड इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा, जेड आ जाएगा और यहाँ से आई आर एम एस कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इन द गिवन सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ VL एंड VC आर ट्वाइस दैट ऑफ VR। VL और VC का जो मैग्नीट्यूड है वो VR का डबल है, मतलब VL की वैल्यू 2VR है और VC की वैल्यू भी 2R है, मतलब VL और VC इक्वल है, मतलब XL इक्वल टू XC है, मतलब स्टेट ऑफ रेजोनेंस है। डायरेक्टली ना कह करके इनडायरेक्टली कहा इस बात को। और सर्किट में R की वैल्यू 5 ओम दिखाई दे रही है। ठीक है, गिवन दैट फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, द इंडक्टेंस ऑफ द कोइल, तो L मुझे कैलकुलेट करना है। ये रहा क्वेश्चन सामने। अब फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। वोल्टेज भी मेरे को दिया हुआ है VRMS इक्वल टू 220 वोल्ट। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, VRMS मेरे पास है, R की वैल्यू मेरे पास है, XL इक्वल टू XC है, L मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा, इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस बात हो रही है। ठीक है, XL इक्वल टू XC है, कैसे कैलकुलेट होगा, R की वैल्यू 5 ओम है, क्या Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी, और R की वैल्यू मेरे पास में 5 ओम है, तो Z इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा, आ जाएगा। XL कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से अगर मैं बात करूं तो VL इक्वल टू 2VR है, क्या मैं XL इक्वल टू 2R लिख दूं, अरे आई आर लिखूंगा, आई एक्सएल लिखूंगा, आई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू 5 है तो एक्सएल की वैल्यू 10 आ जाएगी, आ जाएगी। एक्सएल की वैल्यू 10 हो गई है, जेड की वैल्यू मेरे पास में आ गई है, VRMS मेरे पास है, तो एल तो कैलकुलेट हो ही जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास में। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, जेड की मुझे जरूरत नहीं है अब, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ आर एल। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू मेरे पास आ गई, एफ आर की वैल्यू मेरे पास है, एल में कैलकुलेट कर दूंगा। क्लियर हो गई कहानी 100%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज एलसीआर सर्किट द इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस एल सी और आर, ये ओम है, रेस्पेक्टिवली दे आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, अब ऐसे जो क्वेश्चन है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन है, एल सी और आर की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वोल्टेज गिवन है, इसमें अब कुछ करंट कैलकुलेट करना है अपन को। तो एक बार थोड़ा सा ये चेक करके देख लेना कि कहीं इसमें स्टेट ऑफ रेजोनेंस तो नहीं बन रहा है। स्टेट ऑफ रेजोनेंस अगर बन रहा है तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी। अब उसको चेक करने का तरीका क्या है कि अगर स्टेट ऑफ रेजोनेंस है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो 1/2 पाई रूट एल सी, एल सी मेरे पास है, यहाँ से मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करूंगा, कैसे 1/2 पाई रूट एल की वैल्यू हो गई 100 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू हो गई है 100 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, टेंटेटिवली अगर कैलकुलेट करूँ तो 1/2 पाई और ये रूट में आ गया 10⁻⁻1 10⁻⁻4। ठीक है, सो ये आ गया है 10 रूट में ऊपर लेता हूं और इंटू में ये 10⁻2 और अपॉन में 2 पाई, 10⁻⁻1 को ऊपर ले गया, रूट में 10। ये जो रूट 10 है ये अप्रोक्सीमेटली पाई आता है, क्योंकि पाई का स्क्वायर लगभग 10 आता है। ये हो गया 100/2, 50 हर्ट्ज के आसपास आ गया, और मुझे फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज दी है, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ रेजोनेंस है। स्टेट ऑफ रेजोनेंस है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड, और जेड को कर देंगे आर। ठीक है, आर की वैल्यू 10 दे रखी है, वी आर एम एस हमारे पास है, तो 220/10 22 एम्पियर का करंट आ गया। क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया करो, पहले एक बार चेक कर लिया करो।
अब कहानी पावर इन एसी सर्किट की, कि एसी सर्किट में अगर हम पावर की बात करें तो पावर क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फाई का फेज डिफरेंस मान करके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया दो पार्ट में, तो P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू ये प्लस ये आ गया। एवरेज पावर कैलकुलेट करना है तो इसका एवरेज प्लस इसका एवरेज, ठीक है। जब हम इसका पूरे का एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो इसका एवरेज कैलकुलेट करने के बाद में ये आया और इसका एवरेज कैलकुलेट करने के बाद में 0 आया। इसका मतलब जो P एवरेज है वो हाफ ई नोट आई नोट कोस फाई, मैं यहां पर लिखता हूं P एवरेज इक्वल्स टू हाफ ई नोट आई नोट कोस फाई। अब ये 2 है इसको मैं ऐसे लिख दूं √2, यहां पर भी √2 और ये कोस फाई, तो ये बन जाएगा ERMS या VRMS, ये बन जाएगा अपना IRMS और ये आ जाएगा कोस फाई, ठीक है। तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला आ गया सर्किट में अगर एवरेज पावर चाहिए तो। ये जो एवरेज पावर है ये इस फैक्टर से डिसाइड हो रही है, इस फैक्टर को हम कहते हैं पावर फैक्टर, ये जो कोस फाई है इसको पावर फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मतलब हो गया कोस फाई, पावर को डिसाइड करने वाला फैक्टर, तो कोस फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, P एवरेज अपॉन ERMS IRMS, ये कोस फाई आ गया, ठीक है। फाई फेज डिफरेंस है, प्योर रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो फाई 0 आएगा, कोस फाई की वैल्यू 1 आएगी, P एवरेज की वैल्यू ERMS IRMS आएगी रेजिस्टेंस के केस में अगर बात करेंगे तो, ठीक है। इंडक्टर या कैपेसिटर है तो फाई की वैल्यू प्लस या माइनस फाई बाई 2 आएगी, कोस फाई 0 आएगा, पावर एवरेज 0। कहने का मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस में जो पावर कंजप्शन है वो मैक्सिमम है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर के केस में जो पावर कंजप्शन है वो 0 होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस में इतना होता है ERMS IRMS। इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस द पावर फैक्टर इज 1। इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस अगर बात करेंगे तो Z इक्वल्स टू R आ जाएगा, वही प्योर रेजिस्टिव सर्किट वाली बात हो जाएगी, तो उसमें कोस फाई की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी जो रेजिस्टेंस के लिए थी। यहाँ पर हमने कोस फाई कैलकुलेट किया फेजर डायग्राम से, तो इधर कैसे कैलकुलेट किया है, ये VR है, ठीक है, और ये VL माइनस VC है, और ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है, इसको मैंने I नोट R बोल दिया, इधर I नोट कॉमन लेकर के XL माइनस XC बोल दिया, फिर इसको मैंने I नोट Z बोल दिया, ये फाई हो गया। I नोट सब में से हटा दूं, कोस फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z आ गया, तो ये कोस फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z आया, ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब ये जो पावर हमने कैलकुलेट की थी उसमें एक टर्म थी जिसका एवरेज 0 आया था, उससे रिलेटेड जो करंट होता है उसको हम कहते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब क्या हुआ, वॉट का मतलब हुआ पावर और लेस का मतलब नहीं, इसका मतलब एक ऐसे करंट के लिए बात हो रही है जिससे एवरेज पावर 0 मिल रही है। तो हमने दो पार्ट लिखे थे पावर के, उनमें सेकंड पार्ट का जो हमारा एवरेज आया था वो 0 आया था, तो उससे रिलेटेड जो करंट होता है उसको हम वॉटलेस करंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ करंट whose contribution to the average power is nil is called wottless current. The average power of wottless power is 0 because the average value of second component of instantaneous power for a full cycle। ये सेकंड पार्ट था हमारा, तो इस सेकंड पार्ट में ये तो हमारा वोल्टेज हो गया, ये जो हमने लिखा हुआ है ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है जो वॉटलेस करंट है। तो वॉटलेस करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है और उसमें इसका पीक वैल्यू I नॉट साइन फाई है। The component of current associated with this part is called wottless current. Thus, the current I naught sin phi sin omega t minus pi by 2 is a wottless current whose amplitude is I naught sin phi. Wottless current का जो amplitude है वो I naught sin phi है. If RMS value of the current in the circuit is IRMS, then the RMS value of the wottless current will be IRMS sin phi. ध्यान रखना है, ये पीक वैल्यू है wottless current का, ये उसका RMS आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। An AC circuit has an inductor and a resistor। इंडक्टर का मतलब हो गया L है, रेजिस्टर का मतलब हो गया R। ऑफ रेजिस्टेंस R, रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R इन सीरीज सच दैट XL इक्वल्स टू 3R। ये रिलेशन है, XL इक्वल्स टू 3R, ठीक है। नाउ अ कैपेसिटर इज एडेड इन सीरीज सच दैट XC इज इक्वल्स टू 2R, ओके। The ratio of new power factor with the old power factor। पावर फैक्टर की बात हो रही है, पहले केस में हम लिख लेते हैं cos phi 1 और दूसरे केस में लिख लेते हैं cos phi 2, ठीक है। cos phi होता है R upon Z।
सो फर्स्ट केस में अगर बात करूंगा तो आर अपॉन जेड का मतलब हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और सेकंड केस में अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा आर और रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना इस बात पर, कैसे लिखा है यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं, ठीक है, तो आर अपॉन जेड, जेड का मतलब हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस, होता तो एक्सएल माइनस एक्स ही है, बस फर्स्ट केस में कैपेसिटर नहीं है तो ये हो गया एक्सएल स्क्वायर। सेकेंड केस में अगर मैं बात करूं तो कोस फाई टू इक्वल टू आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको मैंने वहां पर एक्स लिखा है। अब एक्सएल की वैल्यू 3r यहां पर पुट कर दूंगा, और यहां पर भी 3r पुट कर दूंगा, और यहां पर मैं एक्सी की वैल्यू 2r पुट कर दूंगा, दोनों का रेशियो निकाल लूंगा, कैलकुलेट हो जाएगा। आर की फॉर्म में सारी कहानी आ जाएगी, कॉमन आकर कुछ कैंसिल हो जाएगा और रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा पावर फैक्टर्स का। वो जो रेशियो आएगा वो √5 रेशियो समथिंग आएगा, वो जो समथिंग है वही हमारा एक्स होगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है कहानी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन अ सीरीज LR सर्किट, LR सर्किट है, पावर ऑफ 400 वॉट इज डिसिपेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, सोर्स का वोल्टेज हमें दिया हुआ है भाई, वोल्टेज है 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी उसका 50 हर्ट्ज। ठीक है, पावर जो है वो 400 वोट, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.8, तो cos फाई इक्वल्स टू 0.8। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी, हमें जो पावर फैक्टर है वो 1 बनाना है। अ कैपेसिटर ऑफ वैल्यू C is added in the series to the L and R, taking the value of C as, तो C में ये जो C की वैल्यू है इसमें n कैलकुलेट करना है, कुल मिलाकर हमें तो C कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन ये कि VRMS है, फ्रीक्वेंसी है, पावर दिया हुआ है, पहले cos फाई की वैल्यू दी हुई है, फिर cos फाई हमें 1 चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेजर डायग्राम से बात करते हैं। ये हो गया R, ये हो गया X, ये हो गया हमारा Z और ये हो गया हमारा फाई। तो cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z है। ठीक है, यहां अगर मैं tan फाई की बात करूं तो x अपॉन R है। LR सर्किट में अगर बात करूंगा तो मैं ये XL हो जाएगा। जब सर्किट में C भी कनेक्ट कर दिया तो tan फाई, इसको डैश मान लो तो इसको डैश मान लो, तो ये XL माइनस XC अपॉन R हो जाएगा। बात क्लियर है। अब cos फाई की वैल्यू 0.8 है, cos फाई बात करें तो R अपॉन Z, R अपॉन Z का मतलब हुआ रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, दैट इज 0.8, और इसको सोल्व करूंगा तो ये 4/5 आ गया भाई, आ गया ना। ठीक है, ये cos फाई की वैल्यू आ गई 4/5। tan फाई की अगर बात करूंगा तो एक्सएल अपॉन आर है, tan फाई डैश में बात करूंगा तो ये आ गया। अब मुझे cos फाई डैश की वैल्यू 1 चाहिए, कैसे कैलकुलेट होगा, ये वैल्यू मेरे पास में आ गई, ये वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, ये वैल्यू मेरे पास है, अल्टीमेटली मुझे cos फाई डैश की वैल्यू 1 चाहिए। ठीक है, एक बार पॉज करके, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके आप खुद से सोचना कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। मुझे अल्टीमेटली C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, पावर दिया हुआ है, VRMS दिया हुआ है, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है P एवरेज इक्वल्स टू VRMS IRMS Z। अब मैं cos फाई, अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे लिख रहा हूं, VRMS, इसको लिखा VRMS अपॉन Z, और ये हो गया cos फाई। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास है, ये वैल्यू मेरे पास है, cos फाई की वैल्यू मेरे पास है, P एवरेज की वैल्यू मेरे पास है। ध्यान से देख लेना उधर की तरफ, तो Z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी फर्स्ट केस में। ठीक है, फर्स्ट केस में बात चल रही है अभी, Z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई तो यहां पुट कर दूंगा, cos फाई 0.8 है, R की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी तो मेरे पास में R की वैल्यू भी आ जाएगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब R की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, cos फाई मेरे पास है, cos फाई की वैल्यू 4/5 है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लें क्या, cos फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये 4 और ये 5 तो ये 3 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो tan फाई की वैल्यू 3/4 बन गई। देखते रहना ध्यान से, R की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, Z से मैंने, क्योंकि cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z था, cos फाई मेरे पास है, मैंने Z कैलकुलेट किया, मेरे पास R आ गया। यहां से मैंने देखा तो tan फाई इक्वल्स टू 3/4 है, दैट इज इक्वल्स टू XL अपॉन R। R की वैल्यू मेरे पास आ गई,
एक्सएल की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी, आर भी आ गया, एक्सएल भी आ गया, ठीक है, एक्सी कैलकुलेट हो जाएगा। कोस फाई डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, वही आर अपॉन में रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू मेरे पास आ गई, एक्स की वैल्यू मतलब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। सेकंड केस में बात कर रहा हूं, एक्सएल माइनस एक्सी मेरे पास आ जाएगा, एक्सएल मेरे पास में पहले आ चुका है, तो यहां से एक्सी कैलकुलेट होगा, और एक्सी कैलकुलेट होगा तो वो 1 अपॉन ओमेगा सी है, राइट, और ओमेगा का मतलब है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है, तो यहां से सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड। द रिएक्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज 0, एक एसी सर्किट में रिएक्टेंस 0, इट इज पॉसिबल दैट द सर्किट कंटेन्स अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, मतलब सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों है, रिएक्टेंस की वैल्यू 0 है, पॉसिबल है क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, तो रिएक्टेंस की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, लेकिन सर्किट में एल और सी दोनों कनेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट द एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स नेवर बिकम 0, 0 भी होती है जब कोस फाई की वैल्यू 0 आती है, तो जब फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो एवरेज पावर 0 भी आती है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्लियर हो गई बात, चलो जी एक क्वेश्चन और है। इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट आर गिवन बाय, ये तो ईएमएफ हो गया, ये करंट हो गया। इन वन साइकिल ऑफ एसी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट एंड द वॉटलेस करंट आर रेस्पेक्टिवली, एवरेज पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं पहले, दैट इज वीआरएमएस आईआरएमएस कोस फाई। वीआरएमएस ये रहा वी नॉट, तो वीआरएमएस हो गया 100 अपॉन रूट 2। आईआरएमएस की अगर बात करूं तो ये रहा आई नॉट 20 अपॉन रूट 2। क्लियर, कोस फाई दोनों के बीच में अगर चेक करूं तो ये साइन 30t है, ये साइन 30t माइनस पाई बाई 4, तो फेज डिफरेंस पाई बाई 4, सोल्व कर लूंगा एवरेज पावर आ जाएगा। वॉटलेस करंट में ये तो बोला नहीं है कि पीक वैल्यू ये आरएमएस वैल्यू, तो हमेशा आरएमएस वैल्यू लेनी है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं हो तो हमेशा आरएमएस कैलकुलेट करो। तो आई आरएमएस की वैल्यू तो ये आई गई, साइन 5 आई की वैल्यू पाई बाई 4, सोल्व कर लेंगे, ये वॉटलेस करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है सर ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, इस वीडियो में अगर आप देखें तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें वैरायटीज बहुत सारी बनती है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखना। थ्योरी वाला पार्ट तो मैंने बस रिवाइज कराया है, ये मान करके चल रहा हूँ कि भाई थ्योरी तो आपकी सारी पहले की पढ़ी हुई है। क्वेश्चंस वाले पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्या क्या वैरायटीज बन रही है और कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं। कई क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे है, सोल्व करके आंसर फिर आप निकाल लेना। ठीक है, बाकी फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।